हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 MCQ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को ये कमिटमेंट किया था कि मैं इस बार 30 MCQ क्वेश्चंस लाने वाला हूं और आज मैंने इस क्वेश्चंस को ला दिया है। और जितने भी क्वेश्चंस है ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड करें। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग आप लोग प्रिपरेशन करने वाले हो कंपटीशन की, और जो लोग प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं वो भी इस जानकारी को जानने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग का नॉलेज जो हो। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो है विच स्टेट हैज लॉन्च सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम रिसेंटली। तो आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, सेकंड है गोवा, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है बिहार। जल्दी से 2 सेकंड में आंसर करें। तो इसका जो आंसर है वो है गोवा। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं हूं कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस लाया और आंसर कर दिया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा कि जिससे कि आप लोग का जो नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और एग्जाम्स में आप लोग सारा का क्वेश्चन का आंसर कर सको राइटली। राइट, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, गोवा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो सबसे छोटा एरिया में आता है। राइट, तो इट इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड इट्स 4th स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंडिया में 4था नंबर पे आता है। और देखा जाए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये 30 मई 1987 को हुआ। राइट, तो ये डेट आप याद रखना। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा कि मतलब गोवा, तो गोवा तो अभी जो हाल ही में एक तरह से देखा जाए तो ये सोलार बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, और फिर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी उठा सकता है गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ, और ये जो अगर देखा जाए तो एरिया वाइज में कितने नंबर पे आता है। तो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं। और इसका मैं बता दूं, कैपिटल जो है ये पनाजी है। कैपिटल जो है ये पनाजी है गोवा का। और इसके बाद में अगर इससे रिलेटेड अगर एक सवाल और उठाया जा सकता है, वो सवाल है लार्जेस्ट सिटी क्या है गोवा का, वो है भास्को डी गामा। तो ये नाम आप लोगों ने सुना है, भास्को डी गामा। तो ये सब देखिए, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस सवाल से। और अगर कोई पूछे कि इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें जो है 2 जिले हैं टोटल। ठीक है, तो ये सब चीज आप याद रखिए। तो ये देखिए, ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट। अभी हाल ही में किसने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट निकाला? तो आपके ऑप्शन है, पहला है तेरी, सेकंड है नीति आयोग, थर्ड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जल्दी से आंसर दें, 2 सेकंड टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। तो इसका जो आंसर है वो होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो देखिए, तो इसमें क्या है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो अभी जैसे कि मैं बता दूं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस है, मतलब देखा जाए तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ ये पेरिस से हुआ। और देखिए, मैं इसके बारे में और बता दूं आपको, इसका जो फाउंडेशन हुआ ये कब हुआ था? ये नवंबर 1974 में हुआ था। तो ये सब डेट आप याद रखो। इस क्वेश्चन से देखिए ये जो डिटेल निकल के आ रहे हैं। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th दलाई लामा बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन। तो लीजिए, आपके ऑप्शंस हैं 5th जुलाई, नेक्स्ट है 1st जुलाई, नेक्स्ट है 7th जुलाई, नेक्स्ट है आपका 6th जुलाई। जल्दी से आंसर करें, आपके पास 2 सेकंड टाइम है। और मैंने इसके बारे में आप लोगों को वीडियो भी दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को देखें। जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो इस आंसर को जान रहे होंगे, 100% वो बता देंगे। राइट, तो इसलिए जितना भी वीडियो जो है आप लोग देखने की कोशिश करें। एमसीक्यू तो आते रहेगा, लेकिन देखिए एमसीक्यू से सिर्फ नहीं चलता, आप लोग को यहाँ पर टॉपिक वाइज भी पढ़ना है और आपको एमसीक्यूज वाइज भी पढ़ना है, तभी एग्जाम आपका क्लियर होगा। आप लोग जान रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब लेना उतना आसान नहीं है, आपको यहाँ पर लगना पड़ेगा दिन रात, और जॉब वही ले पा रहा है जो दिन रात लगता है। राइट, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को अभी हाल ही में दलाई लामा का बर्थडे मनाया गया। दलाई लामा यानी 14th दलाई लामा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, आप लोग वो वीडियो को देखें। और देखिए उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए इसका जो रियल नाम है वो है तांजिन गाट्सो। तो ये नाम आप याद रखो, उसमें सारा डिटेल मैंने बतला दिया। ठीक है, आखिर चीन को क्यों परेशानी है दलाई लामा से, तो वो सब सारा चीज देखिए विस्तार से समझाया हुआ है। और इनका जो भी एज है वो हो गया है 86। राइट, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं तिब्बत के रहने वाले। और इन्होंने एक तरह से मैं बता दूं कि मार्च, और इंपॉर्टेंट डिटेल आप जान लीजिए, मार्च 1959 को इन्होंने तिब्बत अपना देश को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये इंडिया आ गए। इंडिया आने का कारण क्या था?
इनको डर था कि ताकि कोई चीनी वासी लोग इन्हें आखिर मार न दे, तो इन्हीं कारण इन्होंने अपना देश तिब्बत को छोड़ दिया और वो इंडिया आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन, ये कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 10 जुलाई, नेक्स्ट है 17 जुलाई, नेक्स्ट है 7 जुलाई, नेक्स्ट है 13 जुलाई। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, 2 सेकंड टाइम है आपके पास, ज्यादा सोचना नहीं है, जल्दी से आंसर करो। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो होगा 17 जुलाई, राइट। तो इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली, मतलब देखा जाए तो दुनिया भर में ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये 1998 से ये इसे मनाया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये 1998 में मनाया गया था, और जहां तक देखा जाए ये कहां से स्टार्ट हुआ था, ये रोम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज आप याद रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडुआडीह रेलवे स्टेशन रिनेम्ड एज। देखिए यूपी में कितने रेलवे स्टेशन का नाम और शहर का नाम बदलते जा रहे हैं, ठीक है। योगी सरकार है तो यहाँ तो चेंजिंग तो आएगी ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है वाराणसी, नेक्स्ट है बनारस, नेक्स्ट है मेरठ, नेक्स्ट है प्रयागराज। तो जल्दी से आंसर कीजिए, 2 सेकंड टाइम है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी से। इसका जो आंसर है वो है बनारस। तो अभी जो मांडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बना दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। तो इस चीज को आप याद रखिए। और जैसे कि इलाहाबाद का भी नाम एक तरह से चेंज कर दिया गया प्रयागराज, ठीक है। तो देखिए यूपी के बारे में मैं आप लोग को और थोड़ा सा विशेष जानकारी दे दूं। एरिया वाइज से अगर देखा जाए तो यूपी जो है ये 4थे नंबर पे आता है एरिया वाइज में, ठीक है। और जहां तक मैं आपको बता दूं, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं ये योगी आदित्यनाथ हैं, और इसका जो कैपिटल है क्या है, लखनऊ है। और लार्जेस्ट सिटी अगर कोई पूछे यूपी का तो क्या होगा, ये कानपुर होगा। बहुत लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं पता है, लखनऊ, जो कि आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से कानपुर इसका लार्जेस्ट सिटी होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो ये 75 है, ठीक है। आप लोग इस चीज को याद रखिए। और जहां तक देखा जाए इसका एक तरह से निर्माण कब हुआ था यूपी का, ये हुआ था 1937, 1 अप्रैल 1937 को यूपी स्टेट बनाया गया, राइट। तो और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके जो गवर्नर हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है जगदीप धानखड़, नेक्स्ट है आपका मंगू भाई पटेल, और नेक्स्ट आपका है पागू चौहान, और नेक्स्ट है आपका आनंदीबेन पटेल। जल्दी से 2 सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो है आनंदीबेन पाटिल। तो ये आप याद रखना, आनंदीबेन पाटिल। तो ये जो है यूपी के गवर्नर हैं, ये लेडीज हैं। और मैं आपको बता दूं ये 2019 से गवर्नर बने हुए हैं, राइट। ये यूपी के गवर्नर हैं। और भी जितने विशेष जानकारी थे यूपी के बारे में मैंने आप लोग को दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, स्किल इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन। स्किल इंडिया जो है कब मनाया जाता है, ये बहुत अच्छा अभी हाल ही में मनाया गया। तो लीजिए आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, नेक्स्ट ऑप्शन है 15 मार्च, नेक्स्ट ऑप्शन है 15 सितंबर, नेक्स्ट ऑप्शन है 15 जुलाई। जल्दी से 2 सेकंड टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। तो ये आपके जो आंसर हैं वो है 15 जुलाई। तो देखिए स्किल इंडिया का जो मकसद क्या है, आखिर स्किल इंडिया का जो मकसद है, मोदी जी का जो गोल है एक तरह से 40 करोड़ इंडियंस को ट्रेन करना है, राइट। तो उन्हें एक तरह से इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने जॉब है तो उसे दिलाना है उन्हें, राइट। और उनका गोल है कि 2022 आते आते उनका ये गोल जो है पूरा हो जाए, वो 40 करोड़ वर्कर को जॉब दिला दे। और हाल ही में ये 15 जुलाई को स्किल इंडिया मनाया गया। और साथ साथ ये भी सवाल उठता है डिजिटल इंडिया कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी इनऑगुरेटेड रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी। अभी हाल ही में स्टार्टअप हुआ रुद्राक्ष कन्वेंशन का, तो किस शहर में ये स्टार्ट हुआ। चलिए जल्दी से आपके ऑप्शन लीजिए। मुंबई सेकंड है, दिल्ली थर्ड है, वाराणसी चौथा है, जयपुर। जल्दी से 2 सेकंड। तो ये आपके जो आंसर हैं वो है वाराणसी।
राइट। तो अभी हम लोगों ने यूपी का चर्चा भी किया था और इससे रिलेटेड एक सवाल और उठ गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनाया गया, कहाँ पर, वाराणसी में। और वाराणसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और डिटेल दे देता हूँ। वाराणसी को देखिए बनारस के नाम से भी जानते हैं, बनारस बोलिए या फिर काशी बोलिए। जैसा देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि काशी बनारस लगभग एक ही जगह पे आते हैं। एक्चुअली क्या है कि देखिए काशी रेलवे स्टेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है और बनारस यानी वाराणसी थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जो एरिया जो है ना वो दोनों का एक ही है, राइट। और दोनों धर्म स्थल है और ये यूपी स्टेट में आते हैं। और यहाँ का जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी अगर आप बोलिएगा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो अभी जो करंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है? सबसे पहला ऑप्शन शक्तिकांत दास, सेकंड ऑप्शन रघुराम राजन, थर्ड ऑप्शन राजीव पटेल या फोर्थ ऑप्शन निर्मला सीतारमन। जल्दी से, आरबीआई के बारे में मैंने आप लोगों को कितना डिटेल में बताया, वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा वो बता देंगे, राइट। इसलिए आप लोग वीडियो देखें, वीडियो जो है आप लोग क्लास समझ के देखिए कि आप समझिए कि आपका वो क्लास हो रहा है, राइट। और आप जितना क्लासेस करेंगे आपका नॉलेज जो है उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो जल्दी से 2 सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शक्तिकांत दास। अभी जो हाल में अगर देखा जाए तो आरबीआई का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए शक्तिकांत दास के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। शक्तिकांत दास इज अ रिटायर्ड 1980 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं ये 1980 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्या, मतलब कि इनका रिटायरमेंट हो गया। तो 1980 में इनका रिटायरमेंट हो गया आईएएस ऑफिसर से। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो देखिए एक के आईएएस ऑफिसर का कितना वैल्यू होता है। तो वो कभी गवर्नर बन जाता है, वो कभी राजदूत बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, और देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 26 फरवरी 1957 शक्तिकांत दास का जन्म हुआ था। शक्तिकांत दास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 26 फरवरी 1957। और ये कहाँ के हैं? ये है भुवनेश्वर के, ये भुवनेश्वर के हैं, ठीक है, भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर कहाँ आता है? ये उड़ीसा में आता है, ठीक है। तो ये सब आप विशेष ध्यान दीजिए। और साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और कुछ जानकारी दे दूं। देखिए आरबीआई, यहाँ से जो क्वेश्चन उठा तो आरबीआई के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आरबीआई का जो फाउंडेशन हुआ वो कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। ये हर एग्जाम में पूछता है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। और उसके बाद में बता दूं इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई कहाँ आता है? ये महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो ये सब विशेष जानकारी आप लोग जान लीजिए। और ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। करंट जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है और जो कि ये आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी रह चुके हैं। और आरबीआई क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब एक तरह से रेगुलेट करता है। किस चीज को रेगुलेट करता है? वो फाइनेंस, जितना भी पैसा हो, लेन देन हो, या फिर बैंकों को किस तरह से हेल्प करना है रेपो रेट में, ठीक है, तो इंटरेस्ट में। तो ये सभी का फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? ये करता है आरबीआई, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आरबीआई का वो वीडियो आप जरूर देखना, मास्टर कार्ड जो आरबीआई ने अभी बैन कर दिया, तो आप देखिए, ठीक है, उसमें और अच्छा खासा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इंडिया रिसीव्ड एफडीआई इन द ईयर 2020। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए आपके ऑप्शन है 65 बिलियन यूएसडी, 63 बिलियन यूएसडी, 62 बिलियन यूएसडी एंड 64 बिलियन यूएसडी। जल्दी से 2 सेकंड। ये वीडियो आप देखिए। ये एफडीआई जो अभी हाल ही में इंडिया ने प्राप्त किया 2020 में, ये आंकड़ा जो प्राप्त किया ये एक वीडियो में बतलाया हुआ है। आप लोग देखिए, वीडियो खोल के देखिए, बहुत अच्छा खासा डिटेल उसमें समझाया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो 64 बिलियन यूएसडी होगा। तो आइए इसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं। देखिए एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो फॉरेन से ही होगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इंडिया रिसीव्स $64 बिलियन। डॉलर यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो एक तरह से देखिए $64 बिलियन एफडीआई इन 2020, 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इनफ्लो इन वर्ल्ड। और ये कैमा नंबर पे ये आया, इसका जो इनफ्लो हुआ ये 5वां नंबर पे हुआ वर्ल्ड में, राइट। तो चलिए और
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्स द इंडिया रैंक इन शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर FY21। FY आप यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है और इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देखिए। लीजिए आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, 10th, सेकंड या फोर्थ। जल्दी से आंसर कीजिए, 2 सेकंड टाइम है। इंडिया का रैंक आखिर कितना इस बार आया, किसमें? सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर में। तो आपके जो आंसर हैं वो है सेकंड, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और देखिए मैं आपको यहाँ पर विशेष जानकारी दे दूं कि आखिर ये सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर क्या होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक होता है, उसे जो डिविडेंड मिलता है, जो फायदा मिलता है, राइट, जो प्रॉफिट मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखिए, सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, एक एक चीज। इकोनॉमिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, सारे वीडियो देखिए, सारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सरप्लस मिलता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मिलता है। तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जैसे कि लोग इंडिया से अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन में, या फिर बहुत अपना सामानों को जो है एक तरह से सेलिंग करवाते हैं और उस पर एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निकल करके आते हैं, राइट। और वहीं से जो है सेंट्रल बैंक को सरप्लस प्राप्त होता है। और मैंने आप लोग को एक वीडियो में एक चीज और बतलाया था कि वहां पर एक कॉन्टेंजेंसी फंड होता है। ये क्या होता है कॉन्टेंजेंसी फंड? ये एक ऐसा फंड होता है जिसे आरबीआई अपने पास रखती है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में कोई लॉसेस हुए तो वो इसी कॉन्टेंजेंसी फंड से अपना लॉसेस को मेंटेन करती है। और कॉन्टेंजेंसी फंड जितना ज्यादा होगा तो सरप्लस में उतना ज्यादा नुकसान होगा, ये जान लीजिए। और कॉन्टेंजेंसी फंड जितना कम होगा तो सरप्लस उतना बढ़िया होगा। और गवर्नर के लिए भी ये मतलब ये गवर्नमेंट है, मतलब उनके लिए भी ये फायदा होगा। और मान लीजिए यहाँ पर जितने भी सेंट्रल बैंक के जो सरप्लस होते हैं, इससे क्या होता है? देश को फायदा होता है, राइट। और यही इसी सरप्लस से जो हमारे सरकार हैं इस देश को चलाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कितने हैं उत्तर प्रदेश में? लीजिए आपके ऑप्शन 81, नेक्स्ट 82, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 80। जल्दी से 2 सेकंड आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आपको आंसर आना चाहिए। ऐसा याद रखो कि जल्दी से आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 80। इसके बारे में मैंने आप लोग को एक वीडियो में बतलाया था कि वो नियंत्रण नीति, पॉपुलेशन नियंत्रण नीति वाला वीडियो आप लोग देखिए, उसमें एक MCQ किया हुआ है, वहां से मैंने ये सवाल को उठा दिया, ठीक है, फिर से दोबारा। और ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में है वो कितना है? 80 है। अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का जो सीट है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर है? वो भी उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है। और ये 80 है। और सेकंड नंबर पे अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या होगा सेकंड नंबर पे? जल्दी से बोलिए। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो वो, लेकिन नहीं, वेस्ट बंगाल भी आप नहीं कह सकते हो, यहाँ पर महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। आप ये याद रखिए, जो सेकंड नंबर पे जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी सीट आता है वो महाराष्ट्र का होगा। और महाराष्ट्र कितना है? वो 48 है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन से एक और डिटेल निकल के आया। तो 48 ये सेकंड नंबर पे आता है, ये महाराष्ट्र का, ठीक है। और तीसरा नंबर पे जहां तक है ये वेस्ट बंगाल का ही आएगा तीसरा नंबर पे। तो ये चीज को आप याद रखिए, तीसरा नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का कितना है? 42 है, ठीक है। तो देखिए कहाँ यूपी का 80, सेकंड में आपका 48, ये महाराष्ट्र का आ रहा है। और थर्ड जो आ रहा है आपका वेस्ट बंगाल का आ रहा है। और वेस्ट बंगाल का कितना है? ये 42 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ग्रेन ATM ओपन इन विच सिटी? जो ग्रेन ATM कहने का मतलब जिससे अनाज वगैरह निकले, राशन पानी, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेन ATM से क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ग्रेन ATM का कहने का मतलब, अब देखिए जो देश है एक तरह से टेक्निकली कितना ग्रो होते जा रहा है, ठीक है। अब ये जमाना जो है पहले की तरह नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है। तो टेक्निकली देखिए कितना चीज बदलते जा रहा है। तो अब पहले एक समय था कि ATM से पैसा निकालते थे, अब समय ऐसा है कि ATM से यहाँ से अनाज भी निकाला जा रहा है, ठीक है। तो लीजिए आपके जो ऑप्शन है, ऐसा कौन सा पहला सिटी है इंडिया का जिसने ग्रेन ATM चालू कर दिया, अनाज का ATM? इसमें क्या करोगे कि आप कार्ड डालोगे तो आपका उसमें उस ATM से अनाज निकलेगा, जैसे गेहूं, चावल, दाल वगैरह, ठीक है। तो लीजिए आपके ऑप्शन है दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, लखनऊ। जल्दी से 2 सेकंड। तो इसका जो आंसर है ये है गुरुग्राम।
राइट। तो गुरुग्राम अभी हाल में आप करंट न्यूज पढ़िए, गुरुग्राम एक ऐसा सिटी है जिसने ग्रेन एटीएम निकाल दिया, मतलब अनाज का एटीएम निकाल दिया। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक तरह से कार्ड को डालो और उसमें से अनाज को निकालो। देखिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूं थोड़ा सा। द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज बीन सेट अप इन गुरुग्राम एज अ पायलट प्रोजेक्ट एंड दिस मशीन कैन डिस्पेंस अप टू 70 kg ऑफ ग्रेन एट अ टाइम विद इन 5 to 7 मिनट। देखिए कितना बढ़िया बेनिफिट है, कितना अच्छा फीचर्स है इसका कि 5 से 6 मिनट के अंदर ये 70 किलो अनाज निकाल देती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना अनाज उस एटीएम से आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, 7 मिनट या फिर 5 से 6 मिनट जो भी कर लीजिए, तो इसके विदिन में आपका 70 kg ऑफ अनाज निकल जाता है इस एटीएम से। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आप लोग देखिए, कहीं पर पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ आयुष? आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकंड है सर्बानंद सोनोवाल, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर। जल्दी से इसका आंसर करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्बानंद सोनोवाल। तो देखिए सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब क्या होता है कि जैसे देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेथ्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा, शोभा, रिगपा, तो ये सब जितने हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं। विद द डेवलपिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपागेशन। देखिए कितने सारे चीज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं। और देखिए इसके बारे में मैं विस्तार से और बता देता हूँ। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये इसका जो फाउंडेशन हुआ ये कब हुआ? 9 नवंबर 2014। इसका जो फाउंडेशन हुआ ये कब हुआ? ये 9 नवंबर 2014 को हुआ। और उसके बाद देखिएगा मैं बता दूं, श्रीपाद नायक ऑफिस होल्डर हैं इसके। ठीक है, और सर्बानंद सोनोवाल इसका यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द करेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लद्दाख? अभी जो करेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अगर देखा जाए तो लद्दाख का कौन है? आपके ऑप्शन है राधा कृष्ण माथुर, सेकंड ऑप्शन है गुरदीप सिंह, थर्ड ऑप्शन है शक्तिकांत दास और फोर्थ ऑप्शन नन। जल्दी से 2 सेकंड में आंसर करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो देखिए लद्दाख के बारे में मैं कुछ विशेष आपको जानकारी दे दूं। लद्दाख कवर से अबाउट 45,000 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, जो इसका एरिया है ये कितना आता है लद्दाख का? 45,000 स्क्वायर माइल्स। ये आप याद रखिए, ये आंकड़ा आप याद रखिए। और इसके बारे में देखिए मैं बता दूं, लद्दाख रेंज विच इज अ साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज का ये साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है एंड द अपर इंदस रिवर वैली। और आसपास का जो रिवर है वो कौन सा है? इंदस रिवर वैली। तो आप ये याद रखना, इंदस रिवर वैली। और फिर इसके बारे में बता दूं, लद्दाख इज वन ऑफ द हाईएस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट रीजन है और इट्स नेचुरल फीचर कंसिस्ट मेनली ऑफ हाई प्लेन्स एंड डीप वैलीज। ठीक है, तो लद्दाख का वो चाइना वाला जो वीडियो है आप लोग देखिए, उसमें और अच्छा से उसके बारे में कुछ बताया हुआ है, मैप वैप भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंपनी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन कच्छ? इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन कच्छ। तो आपके ऑप्शन है पेटीएम, सेकंड है रिलायंस, थर्ड है बजाज फाइनेंस, फोर्थ है एनटीपीसी लिमिटेड। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, 2 सेकंड। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे दूं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसका जो फाउंडेशन हुआ ये कब हुआ? ये हुआ 1975। अगर पूरा डेट मैं आपको बता दूं तो ये 7 नवंबर 1975 को हुआ। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके बाद मैं बता दूं इसका जो कुछ जैसे चेयरमैन और एमडी ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो चेयरमैन अगर देखा जाए तो वो कौन है? ये है गुरदीप सिंह। ठीक है, तो ये सब आप विशेष ध्यान दें। तो इस सवाल से देखिए कितने क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। एक सवाल से देखिए
कितने क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ें तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ ले और उसका जो ऑप्शन है पढ़ ले बस हो गया, नहीं, उसका विशेष जानकारी, डिटेल जानकारी भी जानिए, ताकि जितना भी सवाल और हो आपका नॉलेज उससे और बढ़ता है। ठीक है, एक ही सवाल से आपका बहुत क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर आया। 1956 मैं ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं बतला रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट ये है 7 नवंबर 1975। ये कंपनी एक्ट है। ठीक है, कंपनी एक्ट, तो ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत इसका एक तरह से इनकॉर्पोरेशन हुआ एंड इज अंडर ऑनरशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। 2 सेकंड जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटका। ठीक है, तो इसका विशेष जानकारी मैं दे देता हूं। कर्नाटका का जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, राइट। और इसका अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो वो है श्री BS येदियुरप्पा। तो ये आप याद रखिए, BS येदियुरप्पा। और इसका मैं कुछ और बात बता दूं, हु वाज स्वर्न इन 26 जुलाई 2019। BS येदियुरप्पा को 26 जुलाई 2019 को 26 जुलाई 2019 को क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बेगी मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 2021। और एक चीज आप और याद रख लीजिए, जो कर्नाटका का गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है, पहला पी फाइजर, सेकंड है स्पुतनिक वी, तीसरा है J&J, चौथा है मॉडर्ना। ठीक है, ये मॉडर्ना कर लीजिए आप। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अभी बेगिन करेंगे। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी बेगिन करने वाले मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 2021 से। ये किसके साथ करने वाली है, किस वैक्सीन के साथ? तो इसका जो आंसर है वो होगा स्पुतनिक भी। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में मैं बतला दूं कि ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी और बाई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने का काम करती है। और ये जो अगर देखा जाए तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे में लोकेटेड है। अब पुणे कहाँ आता है? पुणे महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन है वो है साइरस पुणेवाला। अभी आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि इन्हें कुछ ब्लैकमेल किया गया था जिसकी वजह से ये विदेश चले गए थे, राइट। और जो इसका फाउंडेशन हुआ था, ये कब हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट का? ये 1966 को हुआ था। ठीक है, और ये सब चीज आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज मलाला डे ऑब्जर्व्ड? अभी मलाला डे हाल ही में मनाया गया। ये कब मनाया गया? 15 अगस्त, 15 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 10 जुलाई? जल्दी से 2 सेकंड। इसका जो आंसर है वो होगा 12 जुलाई। ठीक है, तो ये आप डेट याद रखिए। और देखिए मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं, ऑन 12 जुलाई 2030 यूसुफ जई, इसका जो पूरा नाम है मलाला का, यूसुफ जई। तो ये आप याद रखिए, ये 16th बर्थडे ये मनाया गया। ठीक है, और ये 2013 से इसका बर्थडे मनाया जा रहा है। सी स्पोक एट द UN टू कॉल फॉर वर्ल्ड वाइड एक्सेस टू एजुकेशन। ये एजुकेशन के लिए हमेशा आवाज उठाते आ रही हैं। ठीक है, द UN डब्ड द इवेंट मलाला डे। यूसुफ जई वोर वन ऑफ बांजीर भुट्टोज सॉल्स। ठीक है, तो ये हमेशा सॉल्स ही पहनती हैं खासकर। और ठीक है, इन्होंने एजुकेशन के लिए अच्छा खासा काम किया है। तो आप लोग जानते हैं तालिबान ने जैसा कि हमला कर दिया था मलाला के ऊपर। और क्यों हमला किया था? क्योंकि उन लोगों को एक तरह से एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं था, लेकिन मलाला को एक तरह से एजुकेशन सिस्टम पसंद था और इसी कारण क्या हो गया, मतलब उन लोगों ने गोली चला दी थी। और 2013 से एक तरह से देखा जाए तो बराक ओबामा ने इन्हें एक तरह से पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। ठीक है, अवार्ड घोषित किया था। और 12 जुलाई 2013 से ही मलाला दिवस मनाया जाता था। ठीक है, तो 12 जुलाई आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच नेशन वोन यूरो कप 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1968? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, सेकंड है स्विट्जरलैंड, थर्ड है इटली, फोर्थ है स्पेन। जल्दी से आंसर दें, 2 सेकंड टाइम है आपके पास।
तो इसका जो आंसर है वो है इटली। अभी हाल ही में इटली ने यूरो कप 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस, मतलब 1968 से पहली बार इसने यूरो कप जीत लिया। ठीक है, तो कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करे तो आप इसका आंसर इटली बतलाना। ठीक है, और आपको देखिए मैं फिर से बतला दूं कि यूरो कप, आखिर यूरो कप जो गेम होता है वो किस चीज़ का होता है? ये होता है फुटबॉल का। ठीक है, और जैसा कि देखा जाए तो इसमें एक तरह से नंबर ऑफ टीम जो होता है वो 24 होता है। ठीक है, और फिर आपको मैं बतला दूं 55 एलिजिबल टू इंटर क्वालिफिकेशन, और ये कब से इसका फाउंडेशन जो हुआ ये 1958 से हुआ। ठीक है, आप सोच लीजिए ये 63 ईयर अगो हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु वॉन यूरो 2020 गोल्डन बूट? तो यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? लीजिए आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड ऑप्शन है पैट्रिक सेचिक, थर्ड ऑप्शन है कारिम बेंजेमा, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेडरिको चेस्टा। जल्दी से आप आंसर करें, 2 सेकंड। तो आपके आंसर जो है वो है क्रिस्टियानो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये वर्ल्ड का सबसे महंगा प्लेयर है। तो आप जानते हो कि फुटबॉल जो है सबसे महंगा खेल होता है दुनिया में, ये क्रिकेट से भी महंगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में जो फेरबदल हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर किसे बनाया गया? आपके ऑप्शन है अश्वनी वैष्णव, सेकंड ऑप्शन है किरण राइजू, थर्ड ऑप्शन है जी किसान रेड्डी, फोर्थ ऑप्शन है मानसुख मांडविया। जल्दी से आंसर दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मानसुख मांडविया। ठीक है, तो आप ये फेरबदल वाला जो वीडियो है आप देख लीजिए, उसमें विस्तार से अच्छा खासा समझाया हुआ है, तो ये हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा खासा डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पोर्टफोलियो हैज न्यू कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर रिसीव्ड? अनुराग ठाकुर किस पोर्टफोलियो से आते हैं, मतलब बताइए। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जल्दी से आंसर दें इसे। इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होगा। ठीक है, तो ये भी कैबिनेट मिनिस्टर का जो वीडियो है आप अच्छा से इसमें डिटेल में देखिए। ठीक है, अच्छा खासा समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? आपका ऑप्शन है के रेड्डी, के सिवान, रघुराम राजन या फिर नन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा के सिवान। देखिए इसरो के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ। इसरो बिल्ट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बनाया वो किसने बनाया था? इसरो ने बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ मैं बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर मैं आपको बतला दूं इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश का आज़ादी भी मनाया जाता है, तो 1969 को ही इसरो का फाउंडेशन हुआ। इसी दिन इसरो दिवस भी मनाया जाता है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया लॉन्च भीम यूपीआई सर्विसेज इन विच कंट्री? अभी भीम यूपीआई सर्विसेज इंडिया ने लॉन्च किया, ये दूसरे कंट्री में लॉन्च किया, तो वो कंट्री कौन सा है? पहला श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन बांग्लादेश, थर्ड केनिया या फिर फोर्थ भूटान। जल्दी से इसका आंसर करें। इसका जो आंसर है वो होगा भूटान। देखिए भीम के बारे में मैं आपको और बतला देता हूं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म जो होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और ये जब पेमेंट है, ये एक तरह से पेमेंट ऐप है, आप लोग जानते भी हैं, जैसा कि आप लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हो। दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी एंड क्विक ट्रांजेक्शन, ये सिंपली इजिली और क्विकली ट्रांजेक्शन देता है यूजिंग आइडेंटिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किसका यूज करता है? यूपीआई का। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? अभी नेपाल का जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन जो है लोते तैसरिंग, सेकंड ऑप्शन है शेर बहादुर दौबा, थर्ड ऑप्शन है महिंदा राजपाक्षे और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? नन। पहला ऑप्शन लोटे तैसरिंग, सेकंड ऑप्शन शेर बहादुर दौबा, थर्ड ऑप्शन महिंदा राजपाक्षे या फोर्थ नन। जल्दी से
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेर बहादुर दौबा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखिए। और ये जो अभी फिलहाल में अभी हाल ही में इन्हें नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का अभी करेंट प्रेसिडेंट ये किन्हें बनाया गया? आपके ऑप्शन है अब्दुल हामिद, सेकंड है शेख हसीना, थर्ड है इमरान खान या फिर फोर्थ नन। तो आपके जो आंसर होंगे वो होंगे अब्दुल हामिद। ठीक है, बांग्लादेश का अगर कोई पूछे प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वो होगा शेख हसीना। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टाका। और इसका कोई कैपिटल पूछे तो क्या बोलोगे आप? ढाका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आसाम? अभी आसाम का करंट गवर्नर कौन है? तो आपके ऑप्शन है हिमंता बिश्वास शर्मा, सेकंड है जगदीश मुखी, थर्ड है के शिवान या फिर नन। जल्दी से इसका आंसर करें। तो इसका जो करंट गवर्नर है आसाम का वो है जगदीश मुखी। तो आसाम के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। आसाम का कैपिटल जो है वो क्या है? वो दिसपुर है। ठीक है, आसाम का जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। फिर मैं आपको बता दूं इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, मतलब कह सकते हो गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, और ये ऐसा स्टेट है नॉर्दर्न स्टेट इंडिया में, साउथ ऑफ मतलब देखा जाए तो साउथ ऑफ द ईस्टर्न हिमालय अलोंग द ब्रह्मपुत्र। और इसका अगर देखा जाए तो इसका जो नदी आसपास से गुजरता है वो कौन सा नदी गुजरता है? वो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो चलिए ये सब आप याद रखिए। और एरिया वाइज अगर मैं बता दूं तो इसका जो एरिया है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सब आप याद रखिए, क्वेश्चंस एग्जाम्स में उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन इनऑगरेटेड इन विच सिटी? देखिए क्रिप्टोगैमिक गार्डन इसका मतलब समझिए, ये इसका मतलब एक ऐसा गार्डन होता है जहां पर ना कोई बीज होता है, ना कोई फ्लावर होता है, ना कोई फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में इनऑगरेट किया गया, मतलब स्टार्टअप किया गया। किस सिटी में? पहला चंडीगढ़, दूसरा मनाली, तीसरा न्यू दिल्ली या फिर चौथा देहरादून। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देहरादून। अभी इसे हाल ही में क्रिप्टोगैमिक गार्डन यहाँ पर खोला गया। ठीक है, और ये देहरादून जो है किसके अंदर किस स्टेट के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द आईसीसी हेडक्वार्टर? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से इसका आंसर दें। आपके ऑप्शंस हैं दुबई यूएई, नेक्स्ट यूएसए, तीसरा लंदन यूके या फिर चौथा न्यूजीलैंड। तो इसका जो आंसर है वो होगा दुबई यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका आप फुल फॉर्म में बोलते हैं यूएई को। ठीक है, तो देखिए आईसीसी के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। इट वाज फाउंडेड एज द इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। तो ये आईसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ वो 1909 में हुआ। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड का गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, वर्ल्ड का गवर्निंग बॉडी है किस चीज़ का? क्रिकेट का। ठीक है, तो इसी के साथ ये एमसीक्यू 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये सब आप स्क्रीन पर देखिए, जितने भी हमारे चैनल है टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी पर आप देख सकते हो, ईमेल आईडी भी आप देख लो, उसके बाद फिर जो ट्विटर है ये भी आप देख लो और वेबसाइट्स भी देख लो। ठीक है, तो आपको जितने भी क्यूरी या क्वेश्चंस आते हैं आप क्वेश्चंस करते रहें। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।